एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है भार्गव भारद्वाज और हम लोग हैं अपनी आरटीजी सीरीज पे। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तो हमारा चल ही रहा है, खैर उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये वीडियो है बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में हमने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया था और ये सेकेंड डे की पार्ट 1 वीडियो है जहां पे हम लोग सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू कर रहे हैं। इस पार्ट 1 में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी देखेंगे। पार्ट 2 आएगा इसका शाम को, जहां पे हम पार्टनरशिप देखेंगे, और पार्ट 3 आएगा इसका मतलब अगले दिन, डे 3 पे, जब इस बिजनेस स्टडीज का थर्ड डे होगा, जहां पे हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी और उसके बारे में देखेंगे। थोड़ा सा कंटेंट अलग होगा, आपकी बुक से मैच नहीं होगा पर टेंशन मत लो। सारा कंटेंट इन द सेंस कुछ टॉपिक जो बाद के हैं वो मैंने पहले उठा के प्लेस कर दिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक सारे कवर होंगे, वैसे भी एग्जाम में वो तुमसे चैप्टर वाइज नहीं टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन पूछने वाले। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहला टॉपिक चालू करते हैं, जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। ये वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सोल का मतलब होता है वन एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। प्रोप्राइटर बेसिकली, प्रोप्राइटरशिप नहीं, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। तो सोल मतलब वन, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही ओनर हो बिजनेस का, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर सिंगल ओनर है, एक ही ओनर है बिजनेस के अंदर। Which is owned, मतलब this is a form of organization. What? Sole proprietorship is a form of organization which is owned, managed and controlled by an individual, एक बंदा, who is recipient of all profits, जो सारे प्रॉफिट्स लेगा, सारे प्रॉफिट्स का हकदार होगा, and bearer of all risk. सारा रिस्क बिजनेस में, सारा लॉस जितना भी होगा वो भी उसी का ही होगा। तो सारा प्रॉफिट उसका, सारा रिस्क उसका, सारा लॉस उसका, क्योंकि वो सिंगल ओनर है। नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। अब इसकी सुटेबिलिटी क्या है, किन किन बिजनेसों में सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छी से काम करती है। स्मॉल स्केल बिजनेस के अंदर काफी अच्छा काम करती है, मतलब जहां पे बहुत छोटे लेवल पे बिजनेस चलाना हो, जहां पे मॉडेस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड हो। मॉडेस्ट कैपिटल मतलब ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक ठाक पैसों में काम चल जाएगा, 5 लाख 10 लाख तक काम चल जाएगा, उसको कहते हैं मॉडेस्ट कैपिटल। एंड लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट। लिमिटेड मैनेजरियल टैलेंट मतलब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, कम मैनेजरियल टैलेंट होगा, कम मैनेजमेंट बंदे को आएगी तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे टाइप्स में सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छा काम करता है। और जहां पे अच्छा काम करता है वो जहां पे पर्सनलाइज्ड सर्विस मांगता हो बिजनेस, मतलब आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे कस्टमर को ध्यान में रख के हम जैसे कस्टमाइज मग आते हैं जिन पे आप अपनी फोटो वोटो छपवा लेते हो, पिलोज आते हैं, टी शर्ट्स आती हैं, तो ऐसे बिजनेस जहां पे कस्टमाइज्ड काम है। हालांकि ये बिजनेस बहुत ज्यादा स्केल भी किया जा सकता है, उसके ऊपर कभी और केस स्टडी बनाएंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट है वो है कि जहां पे पर्सनलाइज्ड सर्विस देने की जरूरत हो वहां पे भी ये बिजनेस काफी अच्छे से काम करते हैं। या फिर एक और पॉइंट हो सकता है जहां पे पर्सनल स्किल लगती हो। पर्सनल स्किल मतलब फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसको करना है ऑपरेशन, अब वो किसी वजह से अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसका इंजीनियर बेटा ऑपरेशन कर देगा। तो जहां पे एक बंदे की पर्सनल स्किल लग रही है, उसका टैलेंट लग रहा है, जैसे आर्टिस्ट हो गया, डॉक्टरी हो गया और कुछ भी ऐसा, वहां पे भी ये बिजनेस बहुत अच्छा काम कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके फीचर्स। क्या क्या इसके फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर है कि ये इंडिविजुअल ओनरशिप के अंदर चलता है, मतलब इसका एक सिंगल ओनर होता है, वन ओनर के साथ ये काम करता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब इसका कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। तो इस हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड, मतलब आप गवर्नमेंट को बिना बताए भी ये बिजनेस चालू कर सकते हो, कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, खोलते वक्त भी या सोल प्रोप्राइटरशिप को बंद करते वक्त भी। नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि भाई अगर आपके बिजनेस में हुआ लॉस, अगर आपके धंधे में हुआ लॉस और बिजनेस के एसेट्स पूरे नहीं बैठ रहे हैं कर्जा चुकाने के लिए, तो प्रोप्राइटर जो भी होगा, ओनर जो भी होगा, उसके घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। तो पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर एट रिस्क पे रहती है हमेशा, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, हमने ऊपर भी डिस्कस किया।
है, क्योंकि एक ही बंदा है, इसलिए सारा का सारा रिस्क भी इसका होता है और सारा का सारा प्रॉफिट भी यही कमा के लेके जाता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल बहुत ज्यादा हाई कंट्रोल रहता है। एक ही बंदा है ना, उसको ही सारे डिसीजन लेना है, किसी से कंसल्ट नहीं करना, किसी से पूछना नहीं, किसी से कुछ नहीं करना, तो उसका कंट्रोल बिजनेस पे बहुत ज्यादा हाई रहता है। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानती नहीं है। सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है जब बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग अलग माने जाए, लेकिन यहाँ पे बिजनेस और बिजनेस ओनर एक ही है। इसी वजह से अनलिमिटेड लायबिलिटी भी पैदा होती है, इस पॉइंट की वजह से सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाती, बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग नहीं माना जाता है, दोनों को एक ही इंसान या एक ही एंटिटी, एक ही बॉडी मानी जाती है। तो ये फीचर्स और मीनिंग, सुटेबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की देखी। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर मूव करते हैं। तो चलो हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो पहला एडवांटेज हमारे पास है वो एक क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि एक ही बंदा है, किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके जो मन में है वो डिसीजन ले सकता है, तो फास्ट डिसीजन ले सकता है। जैसे उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, इमीडिएटली वो उस पर एक्शन ले सकता है, डिसीजन ले सकता है, उसे किसी से पूछने की उसे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। हमने इसको फीचर्स में भी ये पॉइंट देखा था कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है, कोई ज्यादा बड़ा तामझाम की कोई जरूरत नहीं है, आप बड़े ही आराम से इसको फॉर्म कर सकते हो, बड़े ही आराम से इसको क्लोज भी कर सकते हो। डायरेक्ट इंसेंटिव, मतलब जो भी बिजनेसमैन करेगा उसको उसका डायरेक्ट एफर्ट, जो भी उसने एफर्ट डाले हैं उसको उसका डायरेक्ट मतलब सीधा, मतलब पूरा फुल एंड ऑल इंसेंटिव उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अगर एक बिजनेस मैन एक एफर्ट लगा रहा है बिजनेस करने में, हर बिजनेसमैन एफर्ट लगाता है और बिजनेस अच्छा चलने लगता है, धीरे धीरे ग्रो होने लगता है, तो बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा सेल्फ सेटिस्फैक्शन होती है, उसको एक फीलिंग आती है, किसकी? सेल्फ अकम्प्लिशमेंट की उसको फीलिंग आती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, क्योंकि एक बंदा है उसको किसी के साथ बातें शेयर करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारी चीजें सीक्रेट रख सकता है अपने बिजनेस में, उसको बहुत ज्यादा लोगों को फुल इंफॉर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस भी हैं, हालांकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि एक ही बंदा है तो वो जितने इकट्ठे रिसोर्स कर पाता है उतना ही कर पाता है। 2-3 हो तो दोनों अपने अपने हिसाब से, तीनों अपने अपने हिसाब से इकट्ठे करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बट एक बंदा वो जितने इकट्ठे रिसोर्स कर पाता है उतने वो करने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भाई अगर बिजनेस में कुछ होता है तो ओनर के घर के बर्तन भी बिक सकते हैं, कोई उसकी पाबंदी नहीं है, उसको अपना घर भी गिरवी रखना पड़ सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब ओनर की प्रॉपर्टी भी रिस्क पे लगी रहती है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, इस पॉइंट को भी हमने डील किया था। ये पॉइंट हमसे ये कह रहा था कि भाई साहब एक ही बंदा है तो हो सकता है उसके पास हर फील्ड को मैनेज करने की नॉलेज ना हो सकता है वो फाइनेंस में अच्छा हो, मार्केटिंग में अच्छा हो, लेकिन सेल्स में अच्छा ना हो, या सेल्स में अच्छा हो, मार्केटिंग में अच्छा हो, ऑपरेशंस में अच्छा ना हो, प्रोसेसेस में अच्छा ना हो। तो हम क्योंकि एक बंदा है तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो बहुत ज्यादा लिमिटेशन रहती है, हर फंक्शन क्लियरली एंड बेस्ट परफॉर्म करने में थोड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। ये पॉइंट हमको रिलेवेंट करवाता है, ये पॉइंट हमको कनेक्ट करवाता है जो हमने फीचर्स में किया था लास्ट पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न का ये मतलब है कि भाई अगर बिजनेसमैन को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, वो उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट, दिवालिया उसका घोषित हो जाता है, तो बिजनेस भी वहीं पे ही बंद हो जाएगा, बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड डिस्कस करी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। हेडिंग्स लिखो और हेडिंग्स एग्जाम में बड़ी बड़ी लिख के आना, अंडरलाइन करके, अंदर का मटेरियल अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा काम है आपको समझाना, याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं बस आपको समझा सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, बाकी तो तुम्हें खुद ही किताब खोल के पढ़ाई करनी है और खुद ही पेपर देने जाना है। पेपर के हॉल तक ले जाने की तैयारी मैं कर सकता हूँ, अंदर जाके पेपर तो तुम्हें खुद ही लिखना है। फटाफट इसको लिखो और फिर हम नेक्स्ट अपने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ते हैं। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस या फिर HUF।
इसमें क्या होता है, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की और केवल इंडिया में ही देखने को मिलती है, चलती है हिंदू लॉ के हिसाब से। इसमें होता क्या है कि एक जमीन होती है और फिर उसके ऊपर फैमिली के कोई मेंबर्स होते हैं, तो वो फैमिली के मेंबर्स उस जमीन का किस तरीके से यूज करेंगे वो इस बिजनेस में आता है। तो दो कंडीशंस हैं इसकी। सबसे पहली कंडीशन कि भाई मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में, और दूसरी कंडीशन के कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब कोई पुरखों की जमीन या कुछ जायदाद कुछ होनी चाहिए जिसके ऊपर ये जो भी बिजनेस है वो चलाया जा सके। तो 2 कंडीशंस फुलफिल होने के बाद कोई भी इस बिजनेस को चालू कर सकता है जो कि हिंदू फैमिली को बिलोंग करता है। यहाँ पे हिंदू का मतलब है हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कुछ भी एक्सेप्ट मुस्लिम को छोड़ के बाकी कोई भी रिलीजन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आता है। फीचर्स इसके कुछ इस प्रकार से हैं कि मेंबरशिप बाय बर्थ, मतलब जन्म होते ही बच्चे का आपको मेंबरशिप मिल जाती है, आप पार्टनर बन जाते हो बिजनेस में, इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक दया भागा सिस्टम, एक मिताक्षरा सिस्टम। नाम थोड़े फनी है बट कोई बात नहीं। दया भागा सिस्टम वेस्ट बंगाल में चलता है और इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही अलाउड हैं इस बिजनेस का पार्ट बनने के लिए। वेयर एज ये मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया माइनस वेस्ट बंगाल, मतलब ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल में चलता है और यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स को अलाउड होता है बिजनेस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, जैसे कोई पुरानी जमीन पड़ी है तो सिर्फ जेंट्स ही जाके फैमिली के उनका ही उस प्रॉपर्टी पे अधिकार होगा। हालांकि ये पुरानी बात है, अब नए लॉज के हिसाब से दोनों मेल्स एंड फीमेल्स को ही अलाउड है। अब मिताक्षरा सिस्टम हट गया है, दया भागा ही पूरे इंडिया में लागू होता है, लेकिन ये पुराना है, सीबीएसई ने नहीं हटाया तो कोई बात नहीं। तो आपको मेंबरशिप बाय बर्थ मिल जाती है, पैदा होते ही आप बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है नो मैक्सिमम लायबिलिटी, मतलब कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं बिजनेस में, कितनी भी संतानें हो सकती हैं, कोई भी उस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे पार्टनरशिप में रेस्ट्रिक्शन है, कंपनीज में रेस्ट्रिक्शन है कि इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे, यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन मतलब सिर्फ ये 2 कंडीशन फुलफिल करो और आप फॉर्मेशन कर ले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज को कागज वागज गवर्नमेंट के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है कंट्रोल कौन करेगा इस बिजनेस को, कौन चलाएगा? हेड ऑफ द फैमिली बिजनेस को चलाएगा, जिसको कर्ता कहते हैं। और वो हेड होता कौन है? एल्डेस्ट मेंबर होता है फैमिली का, जो सबसे बड़ा होगा फैमिली में, वो इस बिजनेस को चलाएगा, जिसको हम कर्ता कहते हैं। लायबिलिटी की अगर बात आए तो इस कर्ता की जो लायबिलिटी है वो तो होती है अनलिमिटेड, बाकी अदर मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। तो जो कर्ता होगा, जो बिजनेस को चला रहा होगा, उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी है और बाकी सबकी लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओनर्स प्रॉपर्टी एट रिस्क, और लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कुछ भी हो जाए बिजनेस में, कितना भी लॉस हो जाए, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको रहेगी, ओनर की प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर बिजनेस के एसेट्स कम हैं तो कोई बात नहीं, जिसको पैसा नहीं मिल रहा नहीं देंगे, लेकिन ओनर के घर में से एक चम्मच भी उठा के नहीं लेके जाएंगे। वेयर एज अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो पूरा का पूरा घर भी बेचना पड़ सकता है ओनर का। तो ये 2 मतलब होता है अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी का। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है माइनर मेंबरशिप। माइनर मेंबरशिप मतलब माइनर वो मेंबर्स होते हैं जो 18 साल से नीचे होते हैं। लॉ के हिसाब से इन मेंबर्स को किसी भी बिजनेस में पार्ट लेने का अधिकार नहीं है, सिवाय HUF के। HUF में क्योंकि हमने डिस्कस किया कि मेंबरशिप बाय बर्थ है, पैदा होते ही आप पार्टनर बन जाते हो, उसकी वजह से माइनर भी मेंबर्स होते हैं HUF के। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी। हमने सोल प्रोप्राइटर में डिस्कस किया था कि अगर सोल प्रोप्राइटर को, अगर बिजनेस के ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस हो जाएगा बंद, लेकिन यहाँ पे अगर कर्ता का कुछ हो जाता है तो उससे नेक्स्ट जो भी बड़ा होगा वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा। तो कभी भी बिजनेस बंद नहीं होता है, बिजनेस हमेशा चलता ही रहता है, कॉन्टिन्यूटी हमेशा बिजनेस की बनी रहती है। छोटा सा टॉपिक है, कोई लिमिट्स, कोई डीमेरिट्स, मेरिट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ है नहीं, फटाफट से नोट डाउन करो और फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोसाइटीज। ओके, तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कैसी सोसाइटी है? बेसिकली इसका एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे सब लोग मिलते हैं, ठीक है, एक जगह मिलते हैं, कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और इनका मेन मोटिव ये होता है कि उस पैसे को यूज करके
जैसे हम लोग जो सामान खरीदते हैं हम लोग उसको अपनी बराबर वाली दुकान से खरीदते हैं, ठीक है, रिटेलर्स से खरीदते हैं बेसिकली। लेकिन ये रिटेलर्स क्या डायरेक्ट कंपनी से या डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं? नहीं, फैक्ट्री से सामान जाता है एजेंट के पास, एजेंट से जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर से जाता है कस्टमर मतलब हमारे पास। तो जो इतने सारे लोग हैं बीच में, ये सब लोगों का पैसा कहां से कमाया जाएगा? इस पूरे प्रोसेस से ही कमाया जाएगा। तो जो सामान फैक्ट्री से 10 रुपए का निकलता है उस पे एजेंट का कमीशन, होलसेलर का कमीशन, रिटेलर का कमीशन ऐड ऑन करते करते 20 से 30 रुपए तक सामान हो जाता है। एक्चुअल में सामान कितना था? 10 रुपए का, लेकिन हो कितना गया? 20 से 30 रुपए का। यही चीज को ध्यान में रखते हुए ये सारे लोग एक साथ मिलते हैं, कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसे जुटाते हैं, और इन बीच वाले जो सारे एजेंट हैं, होलसेलर है, रिटेलर्स है, इसको खत्म करके डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से इनको सामान बहुत ज्यादा सस्ते में मिल जाता है। 30 रुपए की चीज 10 रुपए में ही मिल जाती है। तो ये इनका मोटिव होता है कि सारे मेंबर्स को हम वेलफेयर दें, सारे मेंबर्स का हम ख्याल रखें और सबके हित में काम करें। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की सबसे पहला पॉइंट आता है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। कि वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई तरीके की किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है, सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब सब लोग कलेक्ट होते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, आपस में बेनिफिट के लिए। प्राइमरी मोटिव इस कॉर्पोरेट सोसाइटी का क्या रहता है कि वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के वेलफेयर इनका सबसे पहला मोटिव रहता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इस सोसाइटी को आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से पूरा एक्ट ही बना डाला है, और कंडीशन यह है कि कम से कम 10 अडल्ट होने चाहिए, तभी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना पाओगे। फीचर्स इसके कुछ इस प्रकार हैं कि वॉलंटरी मेंबरशिप है, कि भाई कोई भी कभी भी आ सकता है, किसी के भी जात पात से रिलेटेड कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। सब लोग जो हैं जैसे हैं वो इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, अपने आप को ज्वाइन हो सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम सा अमाउंट 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए कंट्रीब्यूट करके अपने लगा के आप इसका मेंबर बन सकते हो। फिर आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब इनको एक सेपरेट एंटिटी दी हुई है, जो हमने पॉइंट सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि इनकी एक सेपरेट एंटिटी नहीं होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे एक सेपरेट एंटिटी होती है। इनको एक अलग से पूरी बॉडी रिकॉग्नाइज किया गया है एक्ट के अंदर। लिमिटेड लायबिलिटीज, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब हर बंदे ने जितना जितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतना ही उनकी लायबिलिटी बनती है पूरे बिजनेस में। अगर बिजनेस आगे जाके लॉस में भी जाता है तो जो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कितनी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जितने भी उन्होंने पैसे लगाए हैं सिर्फ वही डूबेंगे, और उसके अलावा एक और पैसा नहीं डूब सकता। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक कंट्रोल, मतलब पूरी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन चलाता है? कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है आपस में से, और वो सिलेक्शन कौन करता है? सब लोग सिलेक्ट करते हैं 1 on 1 बेसिस पे, मतलब एक बंदे का एक वोट, सब लोग वोट डालते हैं कि कौन वो टॉप लोग होंगे, कौन वो मेंबर्स होंगे जो आगे जाके सोसाइटी को चलाएंगे। और फिर एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा प्रोसेस को फॉलो करके लोग चुने जाते हैं जो कि सोसाइटी को चलाएंगे, और फिर वही लोग इस सोसाइटी को आगे बढ़ के लेके जाते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं। तो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है सबका, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इनका प्राइमरी मोटिव ही क्या है? वेलफेयर ऑफ मेंबर्स। तो सर्विस का ही हमेशा इनके अंदर भाव रहता है कि हम आपस में जितने मेंबर्स सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं, हम इन सबको सर्विस प्रोवाइड देंगे, इन सबको बेटर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड देंगे। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि जो भी इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है उसको कोलेटरल गिरवी रख के ये लोग बैंक से बहुत ही कम रेट्स पे पैसा उधार ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, और उसमें मदद करती है इनकी गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है मेरिट्स, मतलब मेरिट्स क्या फायदे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का? तो पहला फायदा तो है ईज ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि इनका अलग ही एक्ट बना दिया गया है, तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज, थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज को ध्यान में रख के ये लोग आगे जाके एक बहुत अच्छी, बहुत आराम से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जैसे कि हमने बात करी कि किसी का भी कोई भी मनमानी नहीं चल सकती, सब लोग आपस में एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, सबकी मत सुने जाते हैं, सबके ओपिनियन सुने जाते हैं, और फिर ही डिसीजन लिया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी हमने बात करी कि भाई साहब जितना आपका कंट्रीब्यूटेड अमाउंट होगा सिर्फ उतनी ही की ही आपकी लायबिलिटी बनेगी, और एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं है। स्टेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है, तो किसी भी मेंबर या किसी भी जो भी इसका सिलेक्टेड मेंबर है उसके डेथ या इंसॉल्वेंसी से इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है।
इकोनॉमी इन ऑपरेशन, क्योंकि ये बीच वाले मिडल मैन जो एजेंट, होलसेलर, रिटेलर को एलिमिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदते हैं, तो इकोनॉमी जल्दी रोटेट होता है, इकोनॉमी में पैसा, इकोनॉमी और ज्यादा अच्छे से ग्रो करती है। क्योंकि अब वो जहां 30 रुपए में एक क्वांटिटी खरीद सकते थे, अब 30 रुपए में 3 क्वांटिटी खरीद सकते हैं, क्योंकि अब 10 की एक क्वांटिटी हो गई। तो इस वजह से इकोनॉमी और जल्दी फास्ट ग्रो होना चालू होती है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इसको बहुत सारे सपोर्ट देती है। जैसे अपने बात करी, लोन इनको कम रेट में मिल जाता है, कई सारे टैक्सेशन में इनको बेनिफिट होता है, लीगल भी और अकाउंटिंग अकाउंट्स में भी। डीमेरिट्स की हम बात करें तो जो फंड्स जो भी ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में मिलके, वो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया 10, 20, 30 रुपए, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा शॉर्टेज ऑफ फंड में रहते हैं, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हमेशा इनके पास बना होता है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर ये लोग ज्यादा पैसे दे पाते तो ये ऐसी सोसाइटी बनाते ही क्यों, डायरेक्ट रिटेलर से ही ना खरीद लेते। रिटेलर से सामान इनको महंगा लग रहा था, इसलिए इन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जहां पे डायरेक्टली जाके ये लोग फैक्ट्री से माल खरीदते हैं। तो इनके पास वैसी पैसे की कमी थी, तो और जो ये कंट्रीब्यूट करने पे आए इस सोसाइटी में, जो भी है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप लेने के लिए आए और इन्होंने पैसे कंट्रीब्यूट किया, तो ये लोग उतना पैसा कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आता है इनसफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि पैसे कम है, सोर्स और शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो ये ना ही देखो कौन है ये लोग एक्चुअल में, अगर हम देखें तो ये लोग हैं कौन, ये लोग वो हैं जो फाइनेंशियली थोड़े से वीक हैं, इसलिए इन्होंने ठानी है कि हम लोग आपस में ही हम अपनी मदद हम खुद करेंगे। तो ये लोग वो फाइनेंशियली वैसे ही थोड़े से वीक हैं, ज्यादा फंड से कलेक्ट कर नहीं पाते। तो क्या आपको लगता है इनकी मैनेजरियल स्किल बहुत ज्यादा हाई होंगी? नहीं। अच्छा, अगर हाई नहीं होंगी तो क्या करना चाहिए, इनको कोई और मैनेजर ले आना चाहिए सोसाइटी को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। भाई उसकी सैलरी कहां से निकलेगी, वैसे ही शॉर्टेज ऑफ फंड है, तो ना तो ये किसी और को लेके आ सकते हैं, ना ही ये खुद इतने ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं मैनेजमेंट में, क्योंकि ये सब पार्ट टाइम में चलता है। इनका पूरा दिन ये लोग नौकरी करने के बाद शाम में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं और इस सोसाइटी के बारे में बातें करते हैं। नॉर्मली आप नेट पे जाके पढ़ना चाहोगे, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, पिक्चर्स देख के ही समझ में आ जाएगा गूगल पे कि कैसे ये लोग होते हैं और कैसे ये एक्चुअल में वर्किंग होती है। तो वैसे इनकी खुद में मैनेजरियल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है नहीं, बाहर से किसी को ला नहीं सकते, तो हमेशा इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट ही बनी रहती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि सारे डिसीजन खुले में बैठ के सबके साथ बैठ के लिए जाते हैं, तो कोई भी सीक्रेट आप मेंटेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि सीक्रेट आपने मेंटेन किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सब लोग गला पकड़ लेंगे कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हमने भी उतने ही पैसे दिए हैं जितना तुमने दिए हैं सोसाइटी में रहने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट का कंट्रोल। यहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट है, वहीं हम डीमेरिट्स में बात कर रहे हैं गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो ये क्या चक्कर है कि माना इसका एक स्पेशल एक्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी देती है, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स भी तो है ना इसको चालू करने के लिए। इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने इसको बना दिए हैं इस सोसाइटी में, कभी कभी ये लोग जो काम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ओपिनियन, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ बैठ के किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनके ओपिनियंस कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ही, आपस में मतभाव में होएगा ही। जरूरी नहीं है सब लोग एक साथ एक ही चीज पे एग्री हो जाएं, तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है कि कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि सबके साथ कंसल्ट करना है, सबको ध्यान में रख के चलना है, तो हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट बना ही रहता है। बहरहाल ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसके बारे में हमने बात करी। इसमें एक और टॉपिक रह जाता है जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखते हैं। चार्ट है बेसिकली वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ज्यादा कोई एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है। यहाँ पे कराऊंगा बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम उसका चार्ट बना के अच्छा सा प्रिंटेड टाइप्ड बनाएंगे, हैंड रिटन नहीं टाइप्ड रखेंगे, उसको बना के अपने इंस्टाग्राम पे डाल देंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में बोलते हो कि हमको वो चार्ट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तभी हम आपको वो चार्ट दे पाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा। पढ़ना जो है आपको 11th पास जो करनी है अच्छे नंबरों से आरटीजी सीरीज के मदद से,
तो बस एक काम और है कि कमेंट्स में आपको ये बताना है कि आपको ये चार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे ही काम चला लोगे। मर्जी पूरी आपकी है, मैं कुछ दबाव नहीं डालूंगा। आपको चाहिए तो बोलो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरा शेड्यूल आरटीजी सीरीज का ऑलरेडी डला हुआ है इंस्टाग्राम पे, ___ आईडी है, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यही रखेंगे। सेकंड पार्ट में हमने बात की पार्टनरशिप के बारे में, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड बाय दैट टाइम दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।